हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए और ये टेस्ट यहाँ पे 2024 के लिए टेस्ट है। तो आज का टेस्ट का सब्जेक्ट है मिडिएवल हिस्ट्री से मिडिएवल इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को हम लोग। इसके पहले और भी टेस्ट कराए गए हैं तो उसको भी आप लोग जरा दे सकते हैं। देखिए बहुत नजदीक आ गया एग्जाम, तो बहुत जरूरी है टेस्ट देना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना और उसके कालक्रम कब कब कौन से डेट पे शुरू हुए थे। तो देखिए दोआब में कर वृद्धि, तो यहाँ दिया 1325, 26, 29, 1330। तो ये हो जाएगा दोआब में वृद्धि हुआ था 1325, तो 1325 का मिलान कर देंगे एक से ही। राजधानी परिवर्तन कब किया था, तो किया था 1326 में, तो ये हो जाएगा 1326 का। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तो हो जाएगा 1329, और खुरासान का अभियान तो हो जाएगा 1330। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देखिए, हो जाएगा 1 2 3 4 लाइन से ही लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की। प्रथम अनाजों का बाजार, द्वितीय कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, तृतीय घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार था। दूसरा स्टेटमेंट है, खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर यानी खराज, चरागाह कर यानी चरा, चुनाव कर यानी जजिया एवं घर कर यानी घरी आदि को लागू किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत देश की राजधानी दिल्ली में महरौली नामक जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनाई गई है। तो बताइए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए। कौन सा उत्तर सही है, 1 और 2 या 2 या 3 या केवल 1 या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें तीनों के तीनों कथन सही है। तीनों बातें जो कहा गया है ऊपर से नीचे तक यहाँ पे तीनों ये कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उप शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर उपज का कितना भाग था शिवाजी के समय में। तो इसमें था 1/3 का। क्या था कि दक्षिण में प्रचलित मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था को आदर्श मानकर उसमें कुछ परिवर्तनों के साथ शिवाजी ने अपना भू राजस्व निश्चित किया। प्रारंभ में यह उपज 1/3 भाग था, किंतु सैनिक व्यय बढ़ने के कारण कुछ समय पश्चात बढ़ाकर इसे 2/5 भाग अर्थात 40% कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। और दूसरा है, औपचारिक रूप से ऐबक 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। तीसरा है, ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। तो कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें सभी के सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, मलिक कफूर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलिक कफूर को ताज अल दीन इज्ज अल द्वा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा कथन है, अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दिनार का भुगतान किया था और इसीलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तीसरा कथन है, मलिक कफूर मूल रूप से एक हिंदू गुलाम था। कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें सभी के सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसको एक रिवीजन की तरफ पढ़िए, जितने भी मीडिएबल से क्वेश्चन आएंगे इसी में से एक कोई क्वेश्चन बनाया जाएगा, किसी को एक गलत किसी को सही किया जाएगा। तो एकदम इसको रिवीजन की तरफ पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है कि आला उदल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहचानना है कौन सा असत्य है। आला उदल को 2 सेना नायक थे और आला उदल बाबर के दरबार में रहते थे। तीसरा है, आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चौथा है, आला उदल का जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था। कौन सा कथन गलत है इसमें। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आला उदल 2 सेना नायक थे। आला उदल नामक 2 सेना नायक परमदीद के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार आला उदल चंदेल राजा परमाल की सेना के एक सफल सेनापति दशराज संतान थे, जिनका जन्म बुंदेलखंड महोबा में हुआ था। देखिए ये बाबर के दरबार में रहते थे, ये कथन गलत है आला उदल का। इसमें बाबर में तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा असमंजस है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें ऑप्शन बी जो है गलत लग रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आपको आंसर मिले तो आप बताइए, कमेंट में करिए इसका आंसर। बाबर में तो नहीं है, तो किसके किसके दरबार में रहते थे, जहांगीर या शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शासक संबंध है। तुर्क ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश
और सैन्य विभाग दीवान के अर्ज का स्थापना, दीवान रियासत के गठन, स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो चलिए इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए तुर्क चहलगानी का गठन इल्तुतमिश था और सैन्य विभाग का दीवान अर्ज की स्थापना किया था बलबन ने। दीवान रियासत के गठन हुआ था अलाउद्दीन और स्वयं को खलीफा के घोषित किया था मुबारक खिलजी ने। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी में है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए सहाना नामक एक उच्च अधिकारी को के नियंत्रण में बाजार रखा, और अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा। और तीसरा है, अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन अलाउद्दीन उद-दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया। अब खुद का प्रयोग के माध्यम से बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें भी तीनों के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर शासकों द्वारा मनाए जाने वाले महानवमी त्योहार के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। किसने लिखा है, तो ये लिखा है डोमिंगो पायस ने। विजयनगर विस्तृत इतिहास डोमिंगो पायस द्वारा लिखा गया है। वह कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान लगभग 1520 से 22 में विजयनगर की यात्रा पर आया था। महानवमी त्योहार में अंगतुक शहर की दीवारों, फाटकों, सड़कों और बाजारों के साथ साथ शहर के प्रमुख मंदिरों के बारे में अमूल्य जानकारी देता है, जिसमें हम्पी का विरूपाक्ष भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ने मंदिरों को तोड़कर जिन मस्जिदों का निर्माण करवाया था, पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित है जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम है। और दूसरा कथन है, दूसरी मस्जिद अजमेर में स्थित है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और तीसरा है, कुतुबुद्दीन को लाख बख्श उपाधि प्रदान की गई थी जिसका अर्थ है लाखों का दान करने वाला होता था। कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो देखिए इसमें आप उपयुक्त सभी करिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सल्तनत काल के तकनीकी विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार कीजिए कथनों पर। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ जिसे साकिया या रहट कहा जाता था। और दूसरा है, घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग में आया। और तीसरा है, स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल से होने लगा। कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए इसमें सभी के सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला कथन है, शासक बनने के बाद उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। और दूसरा है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। और तीसरा है, वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो सही उत्तर कौन सा होगा, तो देखिए इसमें भी सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी कथन सही है। देखिए तीनों स्टूडेंट याद कर लीजिए, कुछ भी पूछेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित व्यक्ति था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहते थे। देखिए इसी को एमबीटी भी कहते हैं शॉर्ट में। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक। तो एमबीटी के बारे में बात हो रहा है। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, परंतु 1335 ईस्वी में वह अपनी राजधानी दिल्ली वापस ले आया। कौन सा कथन सही होगा इसमें, तो देखिए इसमें सारे के सारे कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामंतवादी युग में अर्थव्यवस्था संबंधी निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। शाही एवं सामुदायिक स्वामित्व की जगह भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था। दूसरा कथन है, उपसामंतीकरण, बेदखली और अपारंपरिक करों के आरोपण तथा बंधुआ मजदूरी के माध्यम से कृषकों की पराधीनता का आरंभ। और तीसरा है, व्यापार और दस्तकारी से अर्जित आय का दान आदि कार्यों के लिए रूपांतरण। कौन सा कथन सही होगा, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों का तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, यात्री और संबंधी बताना है इसमें। तो देखिए मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। और इब्न बतूता तो ये मोरक्को का रहने वाला था। अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगी बताइए, आरओ में क्वेश्चन पूछा भी था, समरकंद। चलिए फिर, और फ्रैंकोइस बर्नियर तो ये फ्रांस का रहने वाला था। 1 2 3 4 किसमें है, ये है ऑप्शन सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। मार्को पोलो इटली का, इब्न बतूता मोरक्को का, अल बरूनी जो है अल बिरूनी ये उज्बेकिस्तान का, और फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस का। ठीक है, याद कर लीजिए 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8वीं शताब्दी के मध्य के राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, इस समय भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। दूसरा है, ये राजवंश थे दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल और पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। और तीसरा है, ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। तो कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए तीनों ही बातें सही कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कन्नौज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज, हर्ष के समय से कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था। और दूसरा है, तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य वह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था। तीसरा है, कन्नौज का क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। तो बताइए, कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा कथन सही है, 1, 2 या सभी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुगल बादशाह है और ये मूल नाम है बहादुर प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, मुअज्जम कहते थे। अब मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे रोशन अख्तर। आलमगीर द्वितीय को नाम था, मूल नाम इसका था अजीजुद्दीन। और शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2, 3, 4। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा भोज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा भोज परमार एक पराक्रमी सेना नायक था। लगातार युद्ध द्वारा उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत कर ली थी। दूसरा कथन है, उनके साम्राज्य में मालवा, खानादेश, बांसवाड़ा, चिली और गोदावरी घाटी का कुछ हिस्सा शामिल था। तीसरा कथन है, उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाया। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए इसमें आपका सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पदों में से असत्य कौन सा है? असत्य बताना है। कह रहा है कि साहन ए मंडी को कहते थे प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। और दूसरा है, बरीद को क्या करते थे? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और तीसरा क्या है? मुनहियान व गुप्तचर, इसको कहते थे गुप्त सूचना प्राप्त करता था। उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, दीवान ए रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। और साहना ए मंडी, ये प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। अब बरीद का जो है, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इन अधिकारियों का क्रम इस प्रकार था कि दीवान ए रियासत, साहिना ए मंडी, वरीत, मुनहियान। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपका मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंदेल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंदेल वंश आ गया अब। तो देखिए, प्रारंभिक चंदेल शासक नन्नुक, वाकपति, जयशक्ति और हर्ष कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के सामंत थे। दूसरा कथन है, जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम भुक्ति पड़ा। और तीसरा है, इस वंश के अधिकांश अभिलेख बांदा जिले उत्तर प्रदेश के कालिंजर तथा मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो और महोबा जिले में है। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो बताइए कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। और दूसरा है, उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपूताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक के अधिकांश भाग शामिल थे। और तीसरा है, मालवा तथा राजना के अनेक शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी मत, तो सूफी का अर्थ जो अपनी पवित्र रचनाओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। और दूसरा है, सूफी मत इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ था। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका दोनों सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर जिले में हुआ था। और तीसरा है, गीतावली, रामचरितमानस और बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, इसमें केवल एक कथन सही है। ठीक है,
इसमें केवल एक कथन सही हो जाएगा। तो राजस्थान की नागौर स्थित अताराकिन दरवाजा इल्तुतमिश ने स्वयं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से अताराकिन, हाँ ये क्वेश्चन था। तो ये हो जाएंगे आपके अताराकिस दरवाजा इल्तुतमिश किसके याद में बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। नेक्स्ट है जकात नामक एक धार्मिक कर संपत्ति का कितना प्रतिशत लिया जाता था? जकात कर, तो जकात कर लिया जाता था 2.5% था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.5%। और इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इसमें उपयुक्त सभी के बारे में बता रहा है, लेकिन गीतावली, रामचरितमानस और बर्वे रामायण की इसकी प्रसिद्ध रचना, इनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ डाउट है, तो इसको एक बार सर्च करके फिर से देखा जाएगा तो बताया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 28। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ सौराष्ट्र मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो ये हुआ था 1025 पे। 17 बार आक्रमण करने के बाद तो ये 1025 में हुआ था। 1001 से लगातार आक्रमण किया, 1001 में पहला आक्रमण इसका था। तो इसका आंसर एक ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया, तो उनमें शामिल है, बताइए कौन थे? तो ये जाएंगे मेवाड़ और विजयनगर, ऑप्शन सी हो जाएगा मेवाड़ और विजयनगर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर, तो ये लिया जाता था गैर मुसलमानों से, ऑप्शन हो जाएगा गैर मुसलमानों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूझबूझ का अंत हो गया? किसने किया लिखा था? तो ये लिखा था नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु एक अत्यंत चतुर और प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। वह अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। नाना फडणवीस पानीपत के तृतीय युद्ध का जीवित लौटने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। 1800 ईस्वी में इसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने ठीक ही लिखा है कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता और सूझबूझ का अंत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके दरबार में आया था? तो ये आए थे आपके जहांगीर के, ठीक है। जहांगीर के पहले कौन था बताइए, इनका कालक्रम आपको पता है तो बताइए। बाबर, हुमायूं, आपको पता होगा तो बताइए जहांगीर के पहले कौन था, और सीरीज से बता सकते हैं तो वो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से पेगोड़ा तथा हुड का क्या मतलब है? पेगोड़ा और हुड, तो देखिए विजयनगर तथा बहमनी की ये मुद्रा है। तो पेगोड़ा तथा हुड मुद्रा की भिन्न शैलियां हैं, और विजयनगर की 2 मुद्रा पेगोड़ा तथा बहमनी राज्य की हुड मुद्रा थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आयंगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की एक व्यवस्था थी। और दूसरा है इसे संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। तीसरा है ये अवैतनिक होते थे, इनका पद आनुवांशिक होता था। कौन सा कथन सत्य होगा? तो ये हो जाएगा सभी कथन सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? तो यह थी आपकी खजुराहो, ऑप्शन सी हो जाएगा खजुराहो। तो देखिए प्रतिहारों के पतन के बाद ननुक के नेतृत्व में चंदेल सत्ता का उदय हुआ। चंदेलों ने अनेक नगरों को बसाया जिसमें खजुराहो, कालिंजर एवं महोबा प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजागभुक्ति था। इस प्रदेश की राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो अपने सुंदर और विशाल मंदिरों के कारण भी जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर आज भी चंदेलों की अमर कीर्ति की गाथा गाते हुए खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है
बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। और दूसरा कथन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। और मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है इसमें। तो ये हो जाएगा सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, युद्ध और संबंधित वर्ष और शासक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो देखिए यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और दूसरा है खानवा का युद्ध, तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को मेदनी राय और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। देखिए 26, 27, 28, 29 याद कर लीजिए, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी और घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, कभी कभी बाबर के साथ में किसका हुआ था ये भी पूछ देता है, तो याद कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे तुलसीदास और नाभादास। और तीसरा है, निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। गुण का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा। तो सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39। अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था, तो ये करवाए थे गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव ने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब अथवा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, जिसके गुंबद को पूर्णतः स्वर्ण जड़ित रणजीत सिंह ने करवाया था, जो सिखों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, तो ये हो जाएंगे रामदास। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे रामदास। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक, तो ये जाएगा महमूद बेगड़ा। रात को सोता था, तो ये इसके पास कुछ मांस के समोसे रखे जाते थे, कुछ फल वगैरह रखा जाता था, ताकि रात को उसका नींद खुले तो खा सके। महमूद बेगड़ा, देख लीजिए, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। वह 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष यानी 1459 से लेकर 1511 ईस्वी तक सफलतापूर्वक राज्य करता रहा। महमूद बेगड़ा की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ तथा चंपेरण के किलों को जीतने के बाद मिली थी। वह अपने वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उसने चंपानेर को राजधानी के रूप में स्थापित किया। वह गुजरात के द्वारका में भी द्वारिकाधीश मंदिर के विनाश के लिए जिम्मेदार था, जो हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कालीकट के 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट का क्या नाम था। तो ये हो जाएंगे अब्दुल माजिद। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे। तो ये हो जाएंगे आपके तानसेन और वाज बहादुर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। और अबुल फजल, यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। तीसरा है फैजी, यह एक प्रसिद्ध कवि थे। और तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। और चौथा है राजा टोडरमल, अकबर के वित्त मंत्री थे। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो राजा मान सिंह अकबर के सेना में एक सेनापति थे। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे, जैसे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाना खान और मुल्ला दो प्याजा। और लास्ट है हकीम हुकाम। ठीक है, तो देखिए पहले हो गए बीरबल और दूसरे हो गए अब्दुल फजल, तीसरे हो गए टोडरमल और चौथे हो गए भगवान दास, पांचवें हैं तानसेन और छठे हैं मान सिंह और चौथे हैं अब्दुल रहीम खाना खाना और सातवें हैं मुल्ला दो प्याजा
8वें हैं ये, और 9वें हैं हकीम हुकाम, ठीक है। तो बीरबल जो है अकबर के दरबार में प्रमुख विदूषक की भूमिका निभाई थी। इनका असली नाम महेश दास था और राजा बीरबल नाम अकबर द्वारा दिया गया था। उन्होंने अकबर के लिए सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं भी दी थी। उत्तर पश्चिमी भारत में अफगानी कबीलों के बीच व्याप्त अशांति को समाप्त करने के लिए किए गए युद्ध में उनकी मुख्य मृत्यु हो गई थी। मियां तानसेन, इनका असली नाम तन्ना मिश्रा था। वह शुरू में स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा था। यह अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। अबुल फजल, यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। फैजी, यह एक प्रसिद्ध कवि थे और अबुल फजल के भाई था। और राजा मान सिंह, ये अकबर की सेना में एक सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पौत्र थे। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। ये अकबर के संपूर्ण राज्य की राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए जिम्मेदार थे। मुल्ला दो प्याजा, तो इसने अकबर के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया। और फकीर अजुद्दीन, यह एक सूफी फकीर और अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना, तो अकबर के शिक्षक और मुगल सेना के एक विश्वसनीय जनरल बैरम खान का पुत्र था। वह अपने गजल और दोहों के लिए मशहूर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो यह हो जाएगा राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव। तो विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों के पराजय के मुख्य कारण राजनीतिक एकता का अभाव था। उस समय संपूर्ण भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। यहाँ पर कोई एक सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, अपितु प्रभुसत्ता की भागीदारी थी, जिसके कारण राजपूत विदेशी शक्तियों से हारते रहे। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव या बालाजी द्वितीय, माधवराव या बाजीराव प्रथम? तो ये हो जाएंगे आपके बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। यह युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। क्वेश्चन नंबर 47 है। कबीर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कबीर का जन्म 1225 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। नीरू तथा नीमा ने उसका पालन किया। साखी, शबद, रामायणी उनकी तीन रचनाएं थी और वह रामानंद के शिष्य थे। तो 47 का आपका ए जो है ये हो जाएगा गलत। ये 1425 ईस्वी में एक विधवा 1425 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में हुआ था लेकिन 1425 में। और उस विधवा ब्राह्मणी गर्भ से हुआ था। उन नवजात को वाराणसी में लतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। नीरू नीमा उनके पालन पोषण किए थे और कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। साखी, शबद, रामायणी उनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। इक्ता प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब नीचे कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन है? तो ये हो जाएगा जहांगीर। अपने पिता था, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा है तो भाई पिए गए। तो मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद लगाए थे। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए। इनमें से एक मादक द्रव्यों के निषेध से भी संबंधित था, यानी शराब वराब पर सब प्रतिबंध लगा दिया था। इसने आदेश दिया कि शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं न तो बनाई जाए न ही बेची जाए। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति, तो ये थे मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था? राजा मान सिंह। ये अकबर की सेना में एक सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पौत्र थे। मियां तानसेन, इनका जो असली नाम तन्ना मिश्रा था। वह शुरू में स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में इन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा था। यह अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। और अबुल फजल, यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। और गुजरात के विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। ठीक है, तो चलिए आज में हम लोग यूपीपीसीएस के टेस्ट में, ठीक है, तो ये हम लोग 50 टेस्ट आज किए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन टेस्ट में, एक टेस्ट में कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन का है। तो हम लोग अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। ठीक है,
तो इसको कम से कम 2-3 बार इसको पढ़िए और ये इसको रिवीजन के तौर पे लीजिए। देखिए मीडिएवल से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो एक एक फैक्ट को याद करिए और पूछे, जैसे कि डेट हो गया और कौन से राजा के समय में कौन से लोग थे, क्या कार्य किए थे, कौन सी कृषि व्यवस्था थी। तो इन सभी को चीजों को याद रखिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चन आते भी हैं, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए भी हैं, 2023 से करा दिया गया है और 2012 का सीसेट भी कराया गया है। और 2012 से लगातार जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस 1-2 जिस आएंगे उसको लगातार कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके उतना वीडियो को देखिए, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। क्वेश्चन एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो देखा देखा लगेगा ज्यादा, तो समझ में भी आएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको हम लोग ये पार्ट 1 इसका नाम देंगे और पार्ट 2 अभी बहुत जल्दी आएगा। चलिए, तो फिर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन अगर इसमें नहीं हुए हैं उसको क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तो उसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में करके बताया जाएगा। तो अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, और चैनल हम लोग का नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।